Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah, uh, Standard 11 Economics Chapter 9 National Income. In last video, we discussed about the economic reforms, the three uh, concept of economy reform, privatization, liberalization and globalization we discuss in detail. आज के वीडियो में हमें समझना है नेशनल इनकम के बारे में। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, आफ्टर दैट नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी, वो हमें देखना है। देन आफ्टर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के कौन से कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। देन आफ्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये कैसे कैलकुलेट होती है नेशनल इनकम। प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कौन से प्रॉब्लम आते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने में, वो डिस्कस करना है। एंड इन द लास्ट मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम कॉन्सेप्ट, ये मॉनेटरी इनकम क्या है और रियल इनकम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में होगा ग्लोसरी वर्ड्स। तो बेसिकली नेशनल इनकम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर, ये तीन को काउंट करना है कंप्लीट, इसलिए इसको मैक्रो दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। This is why national income is the basic concept of macroeconomy. In the concept of national income, an attempt is made to measure economic activity of the whole economy. The national income of a country is a balance sheet of the performance of its economy. जो national income है वो country की balance sheet है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, कंट्री के पास कितना पैसा रिजर्व्ड है। सो these all concept are these all things are included into national income concept. National income familiarizes us with the economic health of the economy of the country. तो नेशनल इनकम से हमें कंट्री की इकोनॉमिकल हेल्थ कैसी है उसके बारे में भी नॉलेज मिलता है। इफ़ द नेशनल इनकम ऑफ एनी country increase, it is generally a symbol of well-being, and if the national income of any country is low and increases slowly, it can be said that it is a symbol of unhealthiness of an economy. तो कोई कंट्री की अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, so we can say that the economy is healthy economy. And if any country's economy is national income is low or increasing slowly, अगर कम है या तो जो नेशनल इनकम बढ़ने की जो प्रोसेस है वो स्लो है, सो वी कैन से दैट द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री इज़ अनहेल्दी. In short, national income is used as a क्राइटेरियन ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री. नेशनल इनकम से हम जो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी क्या है उसको स्टडी कर सकते हैं. जनरली द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस by using national wealth with capital and labor during a year in a country is called national income. तो नेशनल इनकम किसको बोलेंगे? तो जनरली उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक ईयर में कोई भी कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया या कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की, किसने नेशनल वेल्थ और द कैपिटल बढ़ा लेबर को यूज़ करके, उसको हम वो कंट्री की नेशनल इनकम बोल सकते हैं. There are important concept like GNP means ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के उसके बारे में बात है.
GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये सब उसके कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम कितनी है। देर आर ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू कंट्रीज, दीज आर ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू कंट्रीज इकोनॉमी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है उससे कोई भी दो अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे मन में जो सवाल आता है वो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज़ द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम एक्चुअली क्या है, हाउ इज़ इट क्रिएटेड, ये कैसे बनती है, हाउ कैन इट बी मेजर्ड, इसको कैसे मेज़र करें, विच आर वेरियस मेथड ऑफ इस मेज़रमेंट, इसका जो मेज़रमेंट करना है उसके लिए कौन सी मेथड है, सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज वाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो जब नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं तो थोड़े बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो वेदर द मॉनेटरी इनकम शुड बी फाउंड आउट और द रियल इनकम शुड बी फाउंड आउट। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके थ्रू हम क्या मॉनेटरी इनकम को ढूंढ सकते हैं या तो रियल इनकम को ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में हमें ये चैप्टर में डिस्कस करना है। तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ओके, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो पहले जनरल मीनिंग हम समझ लेते हैं, फिर अल्फ्रेड मार्शल, इरविंग फिशर और AC पिगो के हिसाब से उन्होंने क्या इसका मीनिंग निकाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किए, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं जनरल मीनिंग। तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन in agriculture, industries and service sector in a country during a year is the national income of that country। मॉनेटरी वैल्यू यानी फाइनेंशियल वैल्यू कि आपकी कंट्री में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर से एक साल में कितने अमाउंट क्रिएट हुई उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। When we say that the national income of India is rupees 128 lakh crores, it means that the goods and services of rupees 128 lakh crores have been produced during 1 year in agriculture, industries and service sector। तो जब हम बोलते हैं कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो सम ऑफ द अमाउंट है 128 लाख करोड़, तो इसका सीधा मीनिंग ये हो जाता है कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर ने 128 लाख करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन की है। सो दिस इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को हम देखते हैं तो उन्होंने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया है, इसलिए उनकी जो डेफिनेशन है प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन बोला जाता है। तो उनके जो वर्ड्स है उसके हिसाब से द नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल और नॉन फिजिकल थिंग्स, फिजिकल यानी जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो और नॉन फिजिकल यानी जो सर्विसेज है, बाय यूजिंग नेचुरल वेल्थ यानी कि लैंड विथ कैपिटल एंड लेबर इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज़ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो अल्फ्रेड मार्शल जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आपकी कंट्री में जो भी कमोडिटीज़ फिज़िकल और नॉन फिज़िकल यानी सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की है, जो नेचुरल वेल्थ है उसको यूज़ करके उसके साथ कैपिटल और लेबर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके थ्रू एक साल में जितनी भी इनकम की है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। Professor Marshall lays stress on net production of goods and services in the definition and therefore this definition is production oriented। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया है, वो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स है
उसको यूज़ करके क्या प्रोड्यूस हुआ, इसलिए उनकी जो डेफिनेशन है उनको बोला गया प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। अब देखते हैं इरविन फिशर, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कंजप्शन के ऊपर था कि कितना, जितनी भी वस्तु प्रोड्यूस हुई उसमें से कितनी यूज़ हुई। द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। तो जितनी भी सर्विस, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसमें से जो कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने डायरेक्ट यूज़ किया हो, जो कंजप्शन किया है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। फिशर had laid stress on consumption of physical and non-physical goods and services in this definition। उन्होंने यूज़ के बारे में फोकस किया कि कितना प्रोडक्ट जो हुआ, जो कमोडिटी, जो सर्विसेज अवेलेबल हुई कंट्री में, उसमें से कितनी यूज़ हुई। देयरफॉर डेफिनेशन इज कंजप्शन ओरिएंटेड। इसलिए ये जो इरविंग फिशर की डेफिनेशन है वो कंजप्शन बेस्ड है, कितना यूज़ हुआ उसके ऊपर है। और ऐसी पिगो, उनकी जो डेफिनेशन है वो मनी बेस्ड है, यानी जितनी भी प्रोड्यूस गुड्स हुई, कमोडिटीज़ या सर्विस हुई, उसके बदले में कितना पेमेंट मिला। नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो ऑफ दोज थिंग्स एंड सर्विसेज हुज पेमेंट हैव बीन डन थ्रू मनी और विच कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी। तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में, उसको उसका जो पेमेंट मिलता है, यूज़ किसी ने भी यूज़ किया और उसके बदले में जो मनी मिला, उसको उन्होंने कॉन्सेप्ट में लिया है। तो उनके हिसाब से द टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विथ फॉरेन इनकम विच कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मनी इज़ द नेशनल इनकम। यहाँ पे उन्होंने टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी, यानी हमारी लोकल जो कंट्री की टोटल इनकम है वो, एज वेल एज फॉरेन इनकम को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। और ये जो नेशनल इनकम है, मनी के थ्रू अगर कैलकुलेट मेज़र होती है तो वो नेशनल इनकम है, अकॉर्डिंग टू एसी पिगो। इन दिस डेफिनेशन पिगो lays stress on money, therefore this definition is money oriented। तो यहाँ पे उन्होंने मनी के ऊपर फोकस किया है, दैट इज़ वाई दिस डेफिनेशन इज मनी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नाउ इंटरफ्रेंसिस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन, ये जितनी 4 डेफिनेशन हमने देखी, तो उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो नेशनल इनकम क्या है। तो फर्स्ट है, नेशनल इनकम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑब्टेन इन अ डिफाइनाइट पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो नेशनल इनकम जो है वो मेजरमेंट ऑफ इनकम, जो कंट्री की इनकम है उसका मेजरमेंट है इन अ डिफाइनाइट पीरियड, यानी फिक्स पीरियड, यानी 1 ईयर के अंदर जो कुछ भी हुआ वो हो जाता है नेशनल इनकम। सेकंड जो पॉइंट है उसके हिसाब से, इन नेशनल इनकम द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। जहाँ पे जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको काउंट नहीं किया है, जो फाइनल प्रोडक्ट या तो फाइनल सर्विसेज जो डायरेक्ट यूटिलाइज होगी उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया है। थर्ड पॉइंट के हिसाब से, नेशनल इनकम इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो नेशनल इनकम क्या है, तो जितनी भी प्रोडक्ट है, जितनी भी सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई, उसकी मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल वैल्यू, मनी में जो वैल्यू होता है वो है नेशनल इनकम। फोर्थ है जो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो नेशनल इनकम को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें से डेप्रिसिएशन यानी जो वैल्यू कम हुई है उसको डिडक्ट करना है। तो डेप्रिसिएशन को ऐसे समझेंगे कि कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीन आए, प्रोडक्शन चालू हुआ, अब ये मशीन के पीछे मेंटेनेंस एक्सपेंस लगता है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है, मशीन बिगड़ जाता है तो उसके बदले नया मशीन लाना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंस उसके पीछे हुआ उसको नेशनल इनकम में से डिडक्ट करना है, फिर जो फिगर हमें मिलता है वो है नेशनल इनकम। और फिफ्थ पॉइंट है गुड्स
एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड। यहाँ पे ये बोला गया है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए या तो कंज्यूम्ड होनी चाहिए या तो वो यूज़ होनी चाहिए। एक दोनों में से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। तो ये जो 4 डेफिनेशन हमने समझी, वो चारों डेफिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो ये 5 पॉइंट में है कि क्या हमें नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट ये डेफिनेशन से पता चल रहा है। अब हमें बात जो करनी है वो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। ओके, तो नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो जनरली नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड वन एंड सिमिलर। जनरली जो लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसके हिसाब से नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट सेम हो जाता है। पर हम बिगिनिंग से एक ही बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि दिस इज़ इकोनॉमी एंड देयर इज़ नो सेम मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। इकोनॉमिक्स में कोई भी दो अलग वर्ड्स का मीनिंग सेम नहीं निकलता है। तो ये यहाँ पे भी एक प्रूफ हो रहा है। जैसे आगे के चैप्टर में हमने बात की थी डेवलपमेंट और ग्रोथ की, कि जनरली डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम है, पर इकोनॉमी टेक्निकली हम इकोनॉमी में देखने जाए तो उसके दोनों के मीनिंग्स जो है वो अलग अलग है। वैसे ही यहाँ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट है। तो पहले ये समझ लेते हैं नेशनल इनकम क्या है। तो the sum of total income obtained from the contribution of 4 factors of production in national production is the national income। तो जो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या देना पड़ेगा? वेजेस देने पड़ेंगे। जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसको लास्ट में क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी जो 4 फैक्टर्स है वो 4 फैक्टर्स से जो प्रोड्यूस होता है उसका टोटल जो है वो है नेशनल इनकम। तो 4 फैक्टर्स में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो लैंड से हमें रेंट प्रोड्यूस करेंगे, लैंड से। लेबर से वेजेस प्रोड्यूस होगा। कैपिटल से इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा। और जो लास्ट है प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर है उससे ये प्रॉफिट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। तो ये जो 4 फैक्टर्स जब यूज़ होते हैं तो उसके बदले में हमें ये मिलता है। तो ये चारों का टोटल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों का जो टोटल होता है वो है नेशनल इनकम। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज obtained by various factors of production in various sector। तो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ जो इकोनॉमी के अलग अलग फैक्टर्स है, तो बेसिकली 3 फैक्टर्स है उसके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। तो ये जो 3 फैक्टर्स है उसके थ्रू एक ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट। The national product is goods and services produced by various firms in a country during a year. In short, national product is equal to total production of agriculture, industries and service sector। तो नेशनल प्रोडक्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो तीन सेक्टर का जो फाइनल प्रोडक्शन है उसको प्लस कर देना है तो हमें मिल जाता है नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम में जो 4 फैक्टर है प्रोडक्शन के, उसमें जो मिलता है उसके बदले जो मिलता है उसका टोटल करना है। और नेशनल प्रोडक्ट में जो 3 सेक्टर है इकोनॉमी के, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया उसको टोटल करना है तो हमें मिल जाता है नेशनल प्रोडक्ट। इफ़ अ स्टेट डज नॉट हैव इंटरवेंशन, इट मीन्स influence
यानी कि अगर कोई स्टेट अगर ज़रा भी इंटरफियर नहीं करता है, कोई भी टैक्स उसके अंदर नहीं है, एंड नो फॉरेन ट्रेड, और कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं है, द नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट रिमेन सिमिलर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती है, इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लाती है, जैसे कि टैक्स का या तो फॉरेन ट्रेड का, तो जो नेशनल इनकम होगी सेम टू सेम नेशनल प्रोडक्ट भी सेम टू सेम ही होगी, दोनों सेम हो जाएंगे। ड्यू टू टैक्सेस नेशनल प्रोडक्ट इज़ हायर देन नेशनल इनकम because price is higher than production expenditure due to taxes। तो टैक्सेस की वजह से जो नेशनल प्रोडक्ट है वो हाई हो जाती है नेशनल इनकम से। क्यों? क्योंकि जो प्राइस होती है वो ऑलवेज, कोई भी गुड्स की प्राइस जो होती है वो उसकी सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से ऑलवेज ज़्यादा होती है। Besides, due to subsidies given by the government, the national product is lower than national income। पर जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे हम लोग कुकिंग गैस बॉटल की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाती है और नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ जितना मार्जिन का गैप है वो सब्सिडी थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। So these are the concept of national income and national product। अब जो हमें देखना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो नेशनल इनकम का फ्लो है वो किस तरह का होता है? तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल में है कि ये सर्कुलर होता है, यानी वन हैंड से सेकंड हैंड में ये रोटेट होता है। पर उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप की इकोनॉमी में कैसे दिया जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज ओपन इकोनॉमी। So first understand what is closed economy and what is called open economy. So the closed economy is the one in which there is no role of foreign trade। closed economy में कोई भी foreign trade नहीं होता है। जैसे हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म की हमने लास्ट चैप्टर में बात की, वहाँ पे हमने देखा कि 1950-51 से 1991 तक हमारे यहाँ जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। तो वो टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड ज़्यादा नहीं होता था, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, लिबरलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट नहीं था। इसलिए ऐसी जो इकोनॉमी होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। सच इकोनॉमी हैज़ नो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्रीज, no goods, services and factors of production are exported and no goods, services and factors of production are imported in such country। कोई भी जो फैक्टर्स है वो ना ही परचेस कर रहा है ना ही सेल कर रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रियलेंट, whereas in the open economy the foreign trade play an important role। तो ओपन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड होता है, यानी हमारी जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में हम सेल कर सकते हैं, दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री में सेल होती है। यहाँ पे सम वर्क्स आर डन बाय गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी हैज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर अगर ये नहीं करना चाहे पर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होगा। हियर वी विल डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ओनली इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये जो आप फ्लो चार्ट नीचे देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो फ्लो चार्ट है वो हमें दिखाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में ये नेशनल इनकम का फ्लो किस तरह सर्कुलर बनता है। To understand the circular flow of production, income, expenditure, we will divide economy into two major sectors। तो
नेशनल इनकम का जो फ्लो है वो किस तरह से रोटेट होता है, तो उसमें तीन बातें हमें देखनी है। एक तो प्रोडक्शन, सेकंड है इनकम और थर्ड है एक्सपेंडिचर, यानी जो एक्सपेंस होता है वो। तो ये तीन को दो सेक्टर में, दो फील्ड में डिवाइड करना है। द बिजनेस फिल्म्स एंड ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परचेस नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, capital and labor from families production process and uses them for production। तो यहाँ जो दो फील्ड्स हमने सेट की है वो कैसे की है, एक तो प्रोड्यूसर की साइड पे और दूसरा है कंज्यूमर की साइड पे। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर वो कंज्यूमर जो है वो परचेस करेंगे। तो ये डायरेक्शन में हमें ये समझना है कि ये फ्लो कैसे होता है, कैसे सर्कुलर फ्लो इसको बोला जाता है। थस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रीच टू फिल्म थ्रू फैमिलीज फॉर यूजिंग द फैक्टर्स फिल्म pays rent, interest, wages and profit to the owner of factor of production or the families। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फैमिली तक कैसे पहुंचते हैं कि रेंट के अगर किसी ने लैंड बोरो की है तो वो रेंट उसको मिलेगा। अगर कोई पर्सन फैक्ट्री में काम करने जाएगा एज ए लेबर तो उसको वहाँ पे वेजेस मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो ऑनर है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो दीज आर द इनकम सोर्स। थस द फ्लो ऑफ मनी फर्स्टली गोज टू फैमिलीज फ्रॉम द फिल्म्स। तो यहाँ से फैमिली से ये जो मनी है वो फिल्म्स में जाएगा और फिल्म्स के थ्रू वो वापस फैमिली के पास आएगा। तो यहाँ ये फ्लो में हम चार्ट में क्लियर दिख रहे हैं कि सबसे पहले जो पेमेंट होता है फाइनल गुड्स और सर्विस का जो एक्सपेंस होता है वो जाता है प्रोडक्शन यूनिट या तो फिल्म्स के पास। वो रिटर्न किस हिसाब से होता है, तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट के थ्रू वो रिटर्न होता है और वो जो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फैमिलीज जो है उनके पास जाता है। तो इस हिसाब से एक साइड पे इनकम होती है और दूसरी साइड पे एक्सपेंस होता है और इस तरह से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो एक्सपेंस नहीं होगा और एक्सपेंस नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगी। अगर मैं कोई कमोडिटी की डिमांड ही नहीं करूँगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं होगा तो मैं परचेस नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के साथ में चलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अ फिल्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स एंड पुट्स देम इन मार्केट फॉर सेलिंग। तो ये जितने भी फैक्टर्स है उसको यूज़ करके कोई भी फिल्म है वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेगी और वो मार्केट में सेल करने के लिए रखेगी। द फैमिलीज परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। जो भी लोग हैं वो मार्केट से गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे। थस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्स टू फैमिली फ्रॉम फिल्म्स। तो ये फैक्ट्री से लोगों के पास आया। फैमिलीज पे मनी टू फिल्म फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर। अब जो गुड्स और सर्विसेज मार्केट में आई उसको परचेस करना पड़ता है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। एंड देयरफॉर द फ्लो ऑफ मनी कम्स बैक टू फिल्म फ्रॉम फैमिलीज। तो वो सीधा जाता है जो फैक्ट्री जो फिल्म है उसके पास, कहाँ किसके पास से, फैमिलीज के पास से। एंड अ फिल्म परचेजेज फैक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस मनी। अब ये जो फिल्म्स के पास पैसे गए वो वापस वो प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। तो वो वापस वहाँ से रोटेट होके फैमिलीज़ के पास जाएंगे एंड स्टार्ट्स द प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन, पेज टू फैमिलीज एंड फ्रॉम फैमिलीज टू फिल्म्स इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल इनकम। तो फिल्म्स के पास से जो फैमिली के पास आया, फैमिली के पास से वापस फिल्म्स के पास गया, ये कांस्टेंट रोटेशन चालू रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल इनकम। The circular flow of national income keeps the economy constantly vibrant।
अगर ये नहीं होगा तो डिप्रेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, जिसको हम मंदी बोलते हैं। नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय 3 वेज। तो नेशनल इनकम को मेज़र करने के इस हिसाब से 3 हमारे पास मेथड है। एक है प्रोडक्शन, दूसरी मेथड है इनकम, और तीसरी मेथड है एक्सपेंडिचर। The flow from families to firm and from firms to families, whereas the goods flow from firms to families and payments flow from families to firms. However, it must be remembered that it is a closed economy. तो ये जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यानी जो नेशनल इनकम का जो फ्लो है वो फैमिली से फिल्म के पास जाता है, फिल्म से वापस फैमिली के पास आता है। तो ये जो हो रहा है वो क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। In fact, there is open economy in which the government has a role to play. Economy shows savings and it has the existence of import and export. ओपन इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो फ्लो बनता है, उसमें एक आ जाता है सेविंग्स और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। द सर्कुलर फ्लो कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इन सच इकोनॉमी टू। तो ऐसी जो ओपन इकोनॉमी है वहाँ पे हमें अगर फ्लो दिखाना है तो इस हिसाब से दिखा सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, वहाँ से पैसा आएगा, इंपोर्ट किया तो पैसा आएगा, इंपोर्ट किया तो पैसा देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट किया तो पैसा आएगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सेविंग होगा, अगर नहीं है तो फिर लोन लेके वर्क करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये भी सर्कुलर फ्लो हम ओपन इकोनॉमी में दिखा सकते हैं। अब हमें देखना है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं, जैसे कि जीडीपी। ये वर्ड्स हमने काफ़ी बार सुना है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज ग्रोथ। तो जीडीपी क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं जीडीपी। There are many concepts of national income, among which the concept of gross domestic product is an important concept. The market value of goods and services produced by citizens of a country and foreign citizen within a country's limit is called gross domestic product. यानी हमारी कंट्री के जितने सिटीजन्स है या तो फॉरेन के जो सिटीजन हमारी कंट्री में है, उन्होंने एक साल में कितना कमोडिटीज़ या तो सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द फाइनल प्रोडक्ट्स और गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज लिमिट बाउंड्री बाय नेटिव्स एंड फॉरेन सिटीजन्स और बाय नेचर आर कंसिडर। तो यहाँ पे जो भी है वो एक लिमिट में है, या तो हमारे जो लोकल सिटीज़न है वो, या तो जो फॉरेन सिटीज़न है वो, या तो नेचर को थ्रू यानी क्रूड ऑयल उसमें ले सकते हैं कि इसके थ्रू जितना भी मनी हमने जनरेट किया, दैट ऑल आर इंक्लूड इनटू जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड जो है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रिलेटेड to the boundary of a country in which the production by citizen of a country in a foreign country or the incomes generated by citizens of a country from foreign countries are not considered. तो जो जीडीपी की बात है वो कंट्री के अंदर की बात है, कंट्री से बाहर की बात नहीं है। कंट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसके थ्रू जो प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी में काउंट कर सकते हैं। पर क्या हम इसमें नहीं काउंट कर सकते? तो प्रोडक्शन बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, यानी भले हमारे सिटीज़न इंडिया के सिटीज़न है पर वो अमेरिका में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारी इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। और इनकम जनरेटेड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट कंसिडर। तो फॉरेन कंट्री के जो सिटीज़न इंडिया में हैं और वो जो मनी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होता है। और थर्ड है
from economical comparison of countries and to show the progress of an economy, the diagram of GDP are used in practice. तो GDP जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ में काम में आता है, तो दो कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल कंपैरिजन करने के लिए या तो प्रोग्रेस दिखाने के लिए इकोनॉमी की GDP डायग्राम वी कैन यूज़. तो ये है GDP. अब हमें देखना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP. तो NDP क्या है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन depreciation occurs due to use of capital and factors of production like machines, buildings, equipments, etc. तो जब प्रोडक्शन की प्रोसेस चालू होती है वो टाइम पे हम जितनी भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीन है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर एक्सपेंस हमें करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है. आफ्टर समटाइम्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स यूजलेस एंड दे नीड टू बी रिप्लेस्ड. तो थोड़े टाइम के बाद या तो जो भी ये मटीरियल फैक्टर्स हमने यूज़ किए, मशीन से, बिल्डिंग से, इक्विपमेंट से, जो भी, वो या तो यूजलेस हो जाते हैं या तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है. समटाइम्स कैपिटल फैक्टर्स आर चेंज विद चेंज इन टेक्नोलॉजी. मशीन्स चेंज होते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से. जैसे पहले के ज़माने में टाइपराइटर यूज़ करते थे, अब कंप्यूटर आ गए. थस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्टर इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये जो मेंटेनेंस के पीछे जो एक्सपेंस हुआ उसको GDP में से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो होगा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो NDP में क्या क्या होगा कि GDP माइनस डेप्रिशिएशन, यानी जो एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है वो अगर GDP में से माइनस होगा तो हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आफ्टर डिडक्टिंग depreciation of factor of production from the domestic or foreign factor during a year is called net domestic product. In short, GDP minus depreciation is equal to NDP. तो ये है NDP. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. तो वो क्या है, तो द प्रोडक्शन डन बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री and foreign citizen within the boundaries of the country is the gross domestic product, while the sum of the value of the citizen of the country produced in a year is GNP. तो GDP के टाइम में हमें ये समझ लिया कि टोटल जो प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री के सिटीज़न हैं या तो फॉरेन कंट्री के सिटीज़न जो हमारी कंट्री में है, ये सब ने जो मिला के प्रोड्यूस किया वो होता है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हमारे जो कंट्री के सिटीजन्स है उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया इन अ ईयर, उसका जो टोटल है वो उसको बोलते हैं GNP. Whereas the production done by citizen of a country within the country on in foreign country is not important here, but the production should be done by the citizen of our country. तो फॉरेन हमारे सिटीज़न जो है वो फॉरेन कंट्री में जाके जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी कंट्री के जो सिटीज़न हैं उन्होंने हमारी कंट्री में क्या प्रोड्यूस किया. The monetary value of goods and services produced by citizen of the country in a year is called the gross national product GNP of the country. अब इसके जो फैक्ट है वो देख लेते हैं. GNP के जो फैक्ट है, तो इन GNP द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर इज कंसिडर्ड. तो जो करंट ईयर है, लेटेस्ट ईयर है, उसको ही यहाँ पे काउंट करते हैं. द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट कंसिडर्ड. अगले साल जो क्या हुआ 2019 में क्या हुआ वो 2020 में काउंट होगा नहीं GNP के कॉन्सेप्ट में. इन GDP द इनकम ऑफ सिटीजन लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज इज एडेड एंड द इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन लिविंग इन द कंट्री इज डिडक्टेड.
तो जीडीपी में इंडिया के जो सिटीजन्स अमेरिका में हैं वहाँ पे उन्होंने जो पैसे मनी जनरेट किया वो जीडीपी में इंक्लूड होगा, और फॉरेन के जो सिटीज़न हमारी कंट्री में हैं और उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया वो जीडीपी में से डिडक्ट होता है। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी हमारे जो सिटीज़न हैं वो जो दूसरी कंट्री में है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी जीडीपी के साथ प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन शॉर्ट हमारे सिटीजन्स जो है इंडियन सिटीजन्स है वो इंडिया में या तो वर्ल्ड में कहीं पे भी जो भी प्रोड्यूस करते हैं जो भी इनकम जनरेट करते हैं उसको जीएनपी में काउंट करते हैं। टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस टोटल पेमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। जीएनपी में ये भी होता है कि फॉरेन कंट्रीज में जो इनकम जनरेट हुई और हमारी कंट्री में जो जनरेट हुई वहाँ से फॉरेन में कितने ले गए ये माइनस करना है, तब हमें जीएनपी मिलता है। मोस्टली द डायग्राम ऑफ जीएनपी आर यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो जीएनपी का डायग्राम जनरली प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता है कि कितना प्रोडक्शन इंडिया में हुआ, कितना प्रोडक्शन इंडिया के बाहर हुआ। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी। अब हमें देखना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द डेप्रिशिएशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन machines, buildings and equipments occur and their value decrease, which is called capital depreciation. To find out the net national product, the amount of depreciation is deducted from gross national product and the remaining is called the net national product. तो जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके पीछे जो एक्सपेंस हुआ उसको अगर हम माइनस करेंगे और जो बचेगा वो बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। आफ्टर डिडक्ट डेप्रिशिएशन फ्रॉम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी मनी में उसको काउंट करना है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके फैक्ट्स क्या हैं? तो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिशिएशन फ्रॉम द जीएनपी इज एनएनपी, यानी जो करंट ईयर है जो प्रेजेंट 2020 वही ईयर का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन काउंट होगा। और दूसरा एनएनपी को काउंट करना है तो उसका सिंपल फार्मूला है जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन, यानी जो भी एक्सपेंस हुआ तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी जो भी एक्सपेंस हुआ वो सब निकाल के जो भी फाइनली जो बचता है उसको बोलते हैं एनएनपी। अब पर कैपिटा इनकम, तो सिंपली देखने जाए तो पर कैपिटा इनकम क्या है, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे ये वाला कि ग्रॉस नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम, यानी इंडिविजुअली एक सिटीजन के इनकम वो पर कैपिटा इनकम बोली जाती है। नेशनल इनकम इज अ क्राइटेरियन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Similarly, the per capita income is a criterion of national development. तो नेशनल इनकम जो है वो इकोनॉमी का ग्रोथ बताता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताता है। जनरली वी गेट पर कैपिटा इनकम ऑफ अ ईयर बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम पर एन इंडिविजुअल। पर कैपिटा इनकम क्या है कि एवरेज एक इंडिविजुअल की इनकम है। द पर कैपिटा इनकम कैन बी प्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है ये कि सपोज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज ₹60,000 crores in a year and the population of that country in that year is 2 crores। तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करो तो मिलेगा हमें 30,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज
average rupees 30,000 during a year. It means that the citizen of a country obtain the average income of rupees 30,000 during a year. If the per capita income is calculated with the measurement of national income at the price of current year, यानी जो भी कमोडिटीज़ है उसकी जो करंट ईयर की जो प्राइस है उसको उसके साथ कैलकुलेट करके अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो इट इज़ कॉल्ड करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम. And if it is calculated by national income at the price of the base year, fixed price, it is called fixed price per capita income. यानी हमारी कंट्री में आज के डेट में जो भी कैलकुलेशन होता है उसकी बेस प्राइस 2014 का ईयर है कि 2014 के ईयर में जितनी भी कमोडिटीज़ की जो भी प्राइस होती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं. वो जब हम डिस्कस करेंगे जीडीपी काउंटिंग का तब मैं डिटेल में आपको वो एक्सप्लेन करूँगा. पर जो बेस ईयर को मेज़र बेस लेके फिक्स प्राइस को बेस लेके अगर पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और जो पर कैपिटा इनकम मिलती है उसको बोलेंगे फिक्स प्राइस पर कैपिटा इनकम. इट कैन बी सेड दैट द हायर द पर कैपिटा इनकम द हायर इज the proportion of goods and services obtained by citizen. तो पर कैपिटा इनकम अगर हायर होगी तो परचेसिंग पावर भी हायर होगा, यानी लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ मोर बेटर. इन अदर वर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन इज़ हायर. अब पर कैपिटा इनकम के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो पर कैपिटा इनकम डिक्रीजेज इफ द ग्रोथ रेट ऑफ population is higher than the growth rate of national income. तो पर कैपिटा इनकम कब कम होगी कि जब हमारी कंट्री में नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है उससे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम होगी. अगर इसको सिंपली समझना है तो हम फैमिली का एग्जांपल ले सकते हैं कि फैमिली में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग अर्निंग करते हैं तो लाइफस्टाइल कैसी होगी? अच्छी होगी. अब फैमिली में 4 लोग हैं पर अर्निंग खाली एक ही करता है, एक ही पर्सन करता है तो लाइफस्टाइल कैसी होगी? तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा. तो ये टर्म्स यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में होगा कि पर कैपिटा इनकम कब कम होती जाएगी कि पॉपुलेशन अगर नेशनल इनकम से स्पीड में बढ़ती है तो यहाँ पे पीसीआई जो है वो कम होगा. सेकंड जो है द पर कैपिटा इनकम इज़ एन एवरेज मेजरमेंट. ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज एक है और ज़रूरी नहीं है कि जो एवरेज निकला वो एक्चुअली रियलिटी में सबके पास है. जैसे हमने एग्जांपल ऊपर देखा कि 60,000 करोड़ नेशनल इनकम है और पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो पर हेड 30,000 पर कैपिटा इनकम निकलती है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो करोड़ लोगों के पास 30,000 रुपीज़ है. नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन टेक्निकली काम करता है, कौन हार्ड वर्क करता है, कौन स्मार्ट वर्क करता है. ये सब कॉन्सेप्ट उसके अंदर काउंट होते हैं. पर ये एक मेज़रमेंट है कि पर कैपिटा इनकम से हम ये जान सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में है. पर कैपिटा इनकम डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग कॉन्सेप्ट है और पर कैपिटा इनकम जो है वो कॉन्सेप्ट अलग है. रियलिटी में नेशनल इनकम जो डिवाइड होती है वो देखने जाए तो हम एक लाइन बार बार बोलते हैं कि पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. तो क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री चलाता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और लेबर जो होता है उसको सैलरी मिलती है. तो सीधी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है और सैलरी कम होती है. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है पर कैपिटा इनकम जो रहेगी वो फिक्स रहेगी क्योंकि वो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होती है. फिर है पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ ट्रू criterion in the inequality of income in a country increases.
तो पर कैपिटा इनकम से हम ये नहीं जान सकते कि एक्चुअली में कंट्री में इनइक्वालिटी कितनी बड़ी है। द ट्रू क्राइटेरियन ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस इज नॉट द नेशनल इनकम बट द पर कैपिटा इनकम। अगर कंट्री की बात करें कि कंट्री की प्रोग्रेस कैसी है, तो नेशनल इनकम इज़ नॉट द ट्रू क्राइटेरिया। पर कैपिटा इनकम से हम ये जान सकते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट या तो प्रोग्रेस कैसी है। UNO also uses diagram of per capita income along with the diagram of national income while comparing the progress of two countries। तो यूनाइटेड नेशन में भी ये पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट और नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट दोनों साथ में यूज़ होते हैं डायग्राम अलग अलग कंट्री के कंपेयर करने के लिए। और नेक्स्ट है द कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज कैन बी डन बाय देयर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से दो कंट्रीज़ की कंपैरिजन हो सकती है कि अमेरिका और इंडिया। तो अमेरिका इज़ डेवलप्ड नेशन एंड इंडिया इज़ डेवलपिंग नेशन, वाई? तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम हम देख सकते हैं कि अमेरिकन जो है उनकी पर कैपिटा इनकम $35,000 के आजू बाजू है, और अगर हमारे इंडिया की बात करें तो $1,200 के आजू बाजू है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि अमेरिका ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है इट इज़ वेरी बेटर देन आवर लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ की कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा इनकम यूज़ होता है। और पर कैपिटा इनकम एनेबल्स द एजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्रीज सिटीजन। तो पर कैपिटा इनकम से हम ये भी जज कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्रीज सिटीजन कैसा है, एक कंट्री के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो भी पर कैपिटा इनकम से हम जान सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो करनी है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे होता है। तो उसके 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड।